वेलकम यू ऑल। आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट का जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर का बात किया था, उसी का कुछ बात रह गई थी। उसी बात को रिकॉल करते हुए हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जैसे लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक था हमारा क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह से हम लोग 3D में एटम का अरेंजमेंट करते हैं। जो एक होता है FCC बोलते हैं, जिसका नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, और सेकेंड होता है HCP, जिसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्यूबिकल पैकिंग बोलते हैं। इन दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन 3D में अगर कराना हो तो हम यही दो तरह के पैकिंग की बात करते हैं, FCC या SCP सॉरी। इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74 आता है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आता है, इसको हम लोग आज के क्लास में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ जो होता है पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है इसमें, और यहाँ पे भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। ध्यान रखें, दोनों में पैकिंग जो होता है इक्वल होता है, यानी दोनों में हम लोग पैकिंग जो कराते हैं इक्वली होता है। चाहे आप FCC की बात कर लो, चाहे आप HCP की बात कर लो, पैकिंग फ्रैक्शन दोनों में 0.74 आता है और पैकिंग एफिशिएंसी 74% आता है। इसमें जो हम लोग एटम का रिप्रेजेंटेशन थर्ड लेक्चर में देखा था, इसमें जो होता है रिप्रेजेंटेशन ABC टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी इसमें जो A किसके इक्वल होता है? पुनः A के, यानी A B C और D के जगह पर क्या हो गया? A आ गया। यानी इसमें इसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट लेयर किसके सिमिलर है? फोर्थ लेयर के सिमिलर है। यहाँ जो पैकिंग एफिशिएंसी, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है AB टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी इसके क्रिस्टल में एटम का अरेंजमेंट कैसा होता है? A लेयर B लेयर पुनः A लेयर पुनः B लेयर, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट लेयर यानी A किसके इक्वल होता है? पुनः A यानी C के इक्वल है। यहाँ पे A किसके इक्वल है? C के इक्वल है। यानी A क्या है? इसको मान लेते हैं अगर फर्स्ट लेयर, तो C हमारा क्या है? थर्ड लेयर। और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होते हैं। ये कैसे इक्वल होते हैं इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि ये कैसे इक्वल होता है। AB इसमें टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसे होता है ये देखेंगे। फर्स्ट लेयर किसके इक्वल होता है? थर्ड लेयर के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एटम को 3D में जमा लेते हैं। कैसे जमाते हैं 3D में? जैसे ध्यान रखिए, ये बिलियर्ड्स के बॉल है, या इमेजिन करिए ये टेनिस बॉल है या क्रिकेट बॉल है, कोई भी क्रिकेट बॉल ले लेते हैं। इसको मैंने डाल दिया, पहला लेयर ऐसे डाल दिया। और हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं तो एटम को अगर इसके जस्ट नीचे डालेंगे तो वो स्क्वायर पैकिंग कहलाएगा। एटम को आगे खसका देंगे तो जैसे एटम आगे आएगा तो ये HCP अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोगों ने 2D में बात कर चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जस्ट ऊपर में हम लोग एक B लेयर डाल देते हैं। पहले एटम को हम लोगों ने डाल दिया 3D में, और इस लेयर को हम लोगों ने बोल दिया क्या? इस लेयर को बोल दिया लेयर A। इसके ऊपर जो हम लोगों ने डाला इसको बोल देते हैं क्या बाबू? लेयर B। ये जो रेड कलर से डाला गया है B, ये कैसे डाला गया है? तो लेयर B इज प्लेस्ड ओवर लेयर A। लेयर B को कहाँ रखा गया है? लेयर A के ऊपर, यानी ब्लैक वाले के ऊपर रेड बॉल को डाला गया है। ठीक है ना? इन अल्टरनेट वे, यानी इसके जो वाइड्स 6 थे, इस 6 वाइड में क्या होता है? अल्टरनेट में डालेंगे तो 3 ही वाइड को हम लोग क्या कर पाते हैं? ऑक्यूपाई कर पाते हैं, यानी भर पाते हैं। अब इसके बाद लेयर B में भी 2 वॉइड्स देखने को मिलेंगे। एक इसके बीचों बीच सेंटर में मिलेगा, उस वॉइड्स का हम लोगों ने नाम रख दिया क्या बाबू? X। और एक जस्ट इसके जो बगल वाले एटम के पास में जो वैकेंट बनेगा उसको Y बोल दिए। अब ध्यान रखिए, अब लेयर C की बात होगी कि थर्ड एटम कहाँ रखेंगे। यही 2 वॉइड्स को हम लोग पैकिंग कैसे करते हैं? जहाँ जहाँ खाली जगह उसी को भरते हुए हम लोग पैकिंग का अरेंजमेंट करते हैं। तो अब बताया जरा, अगर हम थर्ड एटम C, यानी कहता है इफ थर्ड लेयर C इज प्लेस्ड ऑन वाइड्स X, अगर हम थर्ड लेयर को इसके ऊपर रखेंगे, किसके ऊपर? X के ऊपर रखेंगे, तो इसके ऊपर जैसे ये रखेंगे ये पहले एटम की तरह आइडेंटिकल हो, यानी फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल हो जाएगा। यानी फर्स्ट लेयर A इज सिमिलर टू क्या होगा? थर्ड लेयर C, इसके सिमिलर हो जाएगा। यानी A किसके सिमिलर हो जाएगा? C के, यानी A C के सिमिलर हो जाएगा। यानी फर्स्ट लेयर सिमिलर हो जाएगा किसके? थर्ड लेयर का। तो इसमें A B, अब C के जगह पर क्या लिख सकते हैं? A, तो इसमें अरेंजमेंट होगा AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये ऐसा ही अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है? HCP में मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल इसमें ही मिलता है, बॉडी सेंटर्ड वाले में भी BC के भी अरेंजमेंट में इस टाइप का अरेंजमेंट देखा जाता है।
AB टाइप। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब केस 1 देख लिए, अब केस सेकेंड की बात करते हैं कि कहता है केस सेकेंड के इफ थर्ड एटम या थर्ड लेयर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, C इज प्लेस्ड ओवर वाइड्स Y। अब की बार वाइड किसको भर रहे हैं, इस Y वाले को भर रहे हैं। तो जैसे Y को भरेंगे तो ये C इसको फिलअप करता चला जाएगा, थर्ड लेयर भी हो जाएगा। अब अगला जो फोर्थ लेयर आएगा किसके ऊपर आएगा, X के ऊपर, जो A के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह अगर Y पे रखेंगे तो देन क्या हो जाएगा, हो A इक्वल टू क्या होगा, D। यहाँ पे फर्स्ट लेयर किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा, यानी फोर्थ लेयर के। यहाँ पे फर्स्ट लेयर किसके इक्वल होगा, फोर्थ लेयर का, और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा, ABC। अब D के जगह पे पुनः क्या लिखेंगे, ABC। इसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट का, ये जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट किस में पाया जाता है, FCC में। तो आप ध्यान रखें, इसमें हम लोगों ने दोनों को देख लिया कि दोनों का अरेंजमेंट कैसा होता है। FCC का रिप्रेजेंटेशन जब भी एटम का अरेंजमेंट कैसा होता है, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। HCP में एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। तो फिलहाल आप क्या करें, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग HCP के स्ट्रक्चर को देख ले रहे हैं। HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस HCP का ये एक यूनिट सेल हमने बनाया, इसका सिंगल यूनिट सेल ये है। इस यूनिट सेल में हेक्सागोनल अरेंजमेंट में हम लोगों ने क्या किया है, ये 2D में हम जैसे मान लो एक हेक्सागोन है, इसको डाल दिया गया, ये क्या है 2D में है, ये 2 डायमेंशनल है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था 2 डायमेंशनल में। अब हम इसको क्या चीज़ कर रहे हैं, ये 3D में ये स्ट्रक्चर डाला गया है, यानी ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ये सब क्या है, कनेक्टेड है। इसमें जो एटम का लेयर क्या है, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा कि इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, AB इसी तरह का अरेंजमेंट होता है इस यूनिट सेल में। यहाँ पे जैसे ध्यान रखें, इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं। ये जो लेयर B का जो एटम है, इसको मान लेते हैं, जैसे इसको मान लिए क्या, A मान लेते हैं, A छोड़िए, इसको मान लेते हैं फोर्थ नंबर मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हमारा क्या है, थर्ड एटम। ये स्ट्रक्चर कैसा है तो आप ध्यान रखें। जैसे हम लोगों ने क्या किया, लेयर A है, A का हम 3 एटम ले लेते हैं, जैसे 1 2 और 3। इसके कितने एटम लिए हैं, 1 2 और ये 3। हम इसके ऊपर B का जो एटम रख रहे हैं, ये ध्यान रखें, ये एटम को आप 3D में समझें, यानी एक टेनिस बॉल है, या यू कैन से फुटबॉल भी है, ये फुटबॉल है, इसको ऐसे डाल दिया गया है। तीनों एटम क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब ये क्या किए, इसको हम लोगों ने ऐसे डाल दिया। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं, इस वैकेंट पार्ट को क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। इस वाइड्स में हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जो हम लोग एटम डाल रहे हैं, ये लेयर B का एटम है, और इसको हम लोगों ने क्या नाम रखा है, फोर्थ इसको बोल दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड एटम है, और ये हमारा क्या है, थर्ड एटम है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, HCP बोलते हैं। यानी ये पहला एटम है, ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम और ये थर्ड एटम। ध्यान रखें, ये तीनों एटम क्या चीज़ में है, कांटेक्ट में है। ये क्या है, कांटेक्ट में है, टच कर रहे हैं, और इसके बीचों बीच ये वाला एटम आ रहा है, लाई कर रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये 3D में बॉल है, जैसे ये 3D में क्या है, बॉल है, और ये बॉल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसमें 1 इसका है, 2 यहाँ पे डाला गया है, 3 इस बीच वाले को डाल दिया गया है, और ये जो फोर्थ नंबर एटम है, इसके जो तीनों एटम के बीच का जो वाइड्स बन रहा है, उसी के ऊपर इसको रखा गया है। और ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब टच कर रहे हैं। इसी अरेंजमेंट को हम लोग AB लेयर में बात करेंगे। अब ध्यान रखें, यहाँ पे इस हाइट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, इसके हाइट को हम लोगों ने H मान लिया है। क्या मान लिया है, H मान लिया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखेंगे, तो ये ध्यान रखें, ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, कांटेक्ट में है।
कांटेक्ट, ये दोनों एटम कांटेक्ट में है। उसी तरह ये दोनों एटम कांटेक्ट में है, ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों कांटेक्ट में है, और ये बीच वाला एटम इन सारे एटमों के क्या चीज़ में है, कांटेक्ट में है। अब ध्यान रखें, हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये एटम हालांकि 3D में है, यानी एक फुटबॉल है जिसका कुछ ये वाला जो पार्ट है नीचे की ओर है, जो एकदम इस तीनों एटम के बीच में आ रहा होगा, यानी इन तीनों एटम के बीच का जो वाइड्स होगा, जैसे लेयर हम लोग सी की बात कर रहे थे, यहाँ ध्यान रखें एक्स के ऊपर हम जो लेयर सी ला रहे थे, जो एकदम इसके बीचों बीच वाइड्स में आ रहा था, और जो एटम इसके वाइड्स को कवर करेगा वो तीनों ऊपर वाले बी लेयर के एटम को टच कर रहा होगा। यानी यहाँ पे जो ये वाला एटम होगा, ये एटम इन तीनों एटम को टच कर रहा होगा, साथ साथ ये सारे एटम को क्या कर रहा होगा, कांटेक्ट में होगा तो सबको टच कर रहा होगा। तो 3 नीचे वाले एटम को टच कर रहा होगा और 6 अपने लेयर के एटम को टच कर रहा होगा। एट द सेम टाइम ये एटम थोड़ा ऊपर की तरफ निकला होगा, जो इस ऊपर वाले तीनों एटम को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, उसके वाइड में लाई कर रहा होगा। तो इस तरह बताइए एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, तो 6 इस लेयर के ए लेयर में कितने, 6 को टच कर रहा है, और बी नीचे वाले लेयर का, अब बी ऊपर वाले लेयर का 3 एटम, तो 3 6 और 3, तो कितना हो गया, 3 6 9 और 3 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ये जो एटम होगा कैसा होगा, 3D अरेंजमेंट होगा। ध्यान रखें ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इस हेक्सागोनल को अगर हम 2 डायमेंशनल में बात करें तो यहाँ पे अगर एक एटम को रखेंगे, यहाँ पे ये दोनों एटम कांटेक्ट में हो, पिक्चर वैसे थोड़ा मतलब गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग 3D में विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा आप ध्यान रखें मेरी बात पे कि ये दोनों एटम क्या है, कांटेक्ट में है, ये दोनों एटम कांटेक्ट में है, ये दोनों एटम क्या है, कांटेक्ट में है, ये दोनों एटम कांटेक्ट में है, ये दोनों एटम कांटेक्ट में है, यानी ये 6 एटम क्या है, कनेक्टिविटी में है। उसी के बीचों बीच में डाला गया है सेंटर में, जो 6 एटम को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। अब ये एटम 3D में होगा, जैसे टेनिस बॉल होगा तो कुछ इस पार्ट के एटम को टच कर रहा होगा, कुछ पार्ट इसका नीचे जा रहा होगा, तो इन बी लेयर के एटम के वॉइड्स में लाई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, पहला लेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर, और इसके ऊपर जो एक्स के ऊपर हम जो तीसरा एटम लाए थे, जो इसके वाइड्स पे रखा जा रहा है, जो ये तीनों एटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसके ऊपर पुनः ए का लेयर आएगा, उस लेयर में वो खुद होगा, और उसके ऊपर पुनः क्या आ जाएगा, बी का लेयर आएगा। तो इस तरह ये कितने एटम को टच कर रहा होगा, 12 एटम को टच कर रहा होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, इसके स्ट्रक्चर को दिखा करके सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जेड कितना होगा। आपको तो पता है जेड हम किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल यानी एक कमरे में कितने एटम लाई कर रहे होंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जैसे ये कमरा है, कैसा है, हेक्सागोनल बनाया गया है, और इसमें कितने एटम लाई कर रहे होंगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहले इसका कंट्रीब्यूशन देखें। हम लेयर इस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो लेयर बी का एटम होगा, तीनों एटम वो इसी यूनिट सेल में लाई कर रहा है। तो इसका हम लोग कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, इसकी कंट्रीब्यूशन हम लोग कंसीडर करेंगे 100%। कितना कंसीडर करेंगे, 100%। तो बी लेयर का कितना एटम, 3 एटम, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 100%, यानी 1 प्लस। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये जो बीच का एटम है, इसका ऐसा होगा कि कुछ पार्ट ऊपर वाले यूनिट में, यानी 50% ऊपर वाले पार्ट में, और 50% क्या होगा, नीचे वाले पार्ट में शेयर हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा समझो, जैसे एक कमरा है, और कमरा में क्या होता है, एक फेस है। अगर हम टेनिस बॉल को इसको डालेंगे इसके बीचों बीच, तो आप ध्यान रखें कुछ पार्ट इस कमरा में और कुछ पार्ट उस कमरा में, यानी 50% इधर और 50% उधर कंट्रीब्यूशन इसका लेंगे। यानी ये जो बीच वाला सेंट्रल एटम है, ये वाला, ये एटम 50% नीचे लाई कर रहा होगा, 50% ये दूसरे यूनिट सेल में जा रहा होगा। तो 50% इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, 50% लेंगे। उसी तरह नीचे वाले भी एटम का क्या होगा, 50%। तो 50% कंट्रीब्यूशन वाले कितने एटम है, 2 एटम है, तो क्या लिख देंगे, 50% कंट्रीब्यूशन वाले 2 इंटू क्या लिख देंगे, 1/2 प्लस। अब इसमें यूनिट में क्या, सेल में कॉर्नर में भी एटम आ रहे हैं, तो कॉर्नर में एटम क्या होगा, ऐसा है, और ये कितने पे, तो ये 120 पे क्या हो रहा है, मतलब अगर ये 2D में स्ट्रक्चर होगा तो हेक्सागोन में कितने
120 में ही आएगा। 1 यूनिट सेल में ऐसा ही हम लोग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इस एटम का मान लो अगर ये 2D अगर एक टाइल्स ले लेते हैं तो 2D का कितना पार्ट आ रहा होगा, इसमें 120 आ रहा है, मतलब 120 डिवाइड बाई क्या 360, यानी कितना पार्ट 1/3, यानी इस कमरे के अंदर में कितना 1/3 पार्ट आ रहा होगा। कब, जब 2D में बात, लेकिन यहाँ तो 2D में नहीं, यहाँ 3D स्ट्रक्चर है। तो आप ध्यान रखिए ये एटम कैसा होगा, ये 120 पे तो ऐसे हो रहा होगा। एट द सेम टाइम ये तो इस कमरे की इसके ऊपर भी एक और यूनिट सेल है, इसके बगल में भी एक और यूनिट सेल है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितने में हो जाएगा, ऐसे 3D में 2 कमरों में हो जाएगा। यानी इसका अब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इस एक कमरे में कितना होगा, 1/6 होगा, क्योंकि इस लेयर में कितना होगा 1/3, और 1/3 का उस पार्ट का बचा हुआ पार्ट भी ऊपर वाले लेयर में शेयर हो रहा होगा, यानी 1/6 होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना ले लेंगे भाई, 1/6 लेंगे। और ऐसे कितने एटम है, तो ध्यान रखें यहाँ पे 6 एटम है, 6 एटम ऊपर में और 6 एटम नीचे में, यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/12, यानी ये 3 प्लस कितना होगा 1 प्लस 2 कितना होगा 3 3 6। ध्यान रखें यहाँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये बात जहन में रखेंगे कि वहाँ हम लोगों ने एफसीसी में बात किया था, तो वहाँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे थे 4, और यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 आ रहे हैं। ध्यान रखें अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए एचसीपी और एफसीसी में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है कि उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम उसमें 4 आते हैं और इसमें कितने आते हैं 6 आते हैं। यानी एफसीसी में हम लोगों ने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया था, तो वहाँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड कितना आया था 4 आया था, और यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो अब इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे एक नोट डाल करके एक बात लिखने वाली बात है जो अभी हम बता रहे हैं, क्या है, यहाँ हम लोगों ने लेयर बी के एटम का कंट्रीब्यूशन क्या लिया है 100% लिया है, लेकिन ध्यान रखें कहता है इन लेयर बी, कहता है सम पार्ट ऑफ these atom goes into other unit cell। ध्यान ये कहता है इसमें अभी हम लोगों ने इसका कंट्रीब्यूशन कितना लिया है 100% लिया है, लेकिन ये जो थर्ड ये जो बी लेयर का एटम है, तो इसमें कुछ एटम जो है इस यूनिट सेल में, कुछ पार्ट दूसरे यूनिट सेल में शेयर हो जाता है। कहता है इन लेयर बी सम पार्ट ऑफ दिस एटम, उस एटम का जो लेयर बी का जो एटम का कुछ पार्ट है, ठीक है ना, गोज इनटू अदर यूनिट सेल, दूसरे यूनिट सेल में जाता है। तब कहिएगा कि सर जब ये दूसरे यूनिट सेल में चला गया तो इसमें उसका कंट्रीब्यूशन हम 100% क्यों लेंगे और कैसे लेंगे, तो लेते क्यों हैं इसका रीजन देख लेंगे। होता क्या है कि जब ये इसका कुछ पार्ट दूसरी यूनिट सेल में जाता है, एट द सेम टाइम दूसरे यूनिट सेल का बी लेयर का एटम उतना ही पार्ट इसमें चला आता है। यानी अगर मान ले 90% इसमें है, 10% दूसरे में इस एटम का चला गया, तो बी लेयर का दूसरे यूनिट सेल का 10% इसमें चला आएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसके कंट्रीब्यूशन को क्या 100%। यानी इन लेयर बी सम पार्ट ऑफ दिस एटम गोज इनटू अदर यूनिट सेल at the same time equal part of other atom come inside the unit cell। इस यूनिट सेल में चला आता है, इक्वल पार्ट क्या आता है इस यूनिट सेल में चला आता है। यानी मान लेते हैं इस तीनों एटम में 10-10% दूसरे यूनिट सेल में चला गया, तो दूसरे लेयर का यूनिट सेल का एटम का 10-10% इसमें चला आया, तो इस लेयर बी के एटम का कंट्रीब्यूशन तो उतना ही रह गया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कितना परसेंट 100% इसके कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब इसी के साथ आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे नोट कर लें।
इसके हाइट को हम लोगों ने क्या h मान लिया है। अब हम लोग को थर्ड में हमसे ये पूछा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये क्या है, यूनिट सेल कैसा है, एक हेक्सागोनल है, लेकिन हेक्सागोनल में कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो 3D स्ट्रक्चर है तो क्या करेंगे, बेस का एरिया इंटू इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी इसके बेस के एरिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या लिखेंगे, बेस एरिया इंटू क्या कर देंगे, हाइट, बेस का एरिया इंटू क्या करेंगे, हाइट। अब बेस का एरिया क्या है, बेस कैसा है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, बेस कैसा है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर का एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें जो ट्रायंगल बनते हो क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल कैसे होते हैं, इसमें जो ट्रायंगल बनते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए इसका नाम हेक्सागोनल रखा गया है। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, बेस का एरिया निकाल लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखें, ये ए कैसे निकलेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, कॉन्टेक्ट में है। ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, कॉन्टेक्ट में है। अब इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बताया, ए। अब ये ए क्या है, इसका रेडियस और इस एटम का रेडियस, यानी ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2r है। अब यहाँ पे ए के जगह पे क्या रख देंगे, 2r रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 इंटू क्या लिखेंगे, 2r का स्क्वायर, यानी ये क्या होगा 6√3/4 इंटू 4r²। ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 6√3r²। तो हम लोगों ने बेस एरिया निकाल लिया। अब इस बेस एरिया में हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब ये हाइट कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइट कैसे निकलेगा, अगर ये हाइट निकाल लेंगे तो यहाँ h से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हाइट आएगा उसको डाल देंगे, तो इस तरह हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है। तो अब हम लोग h कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ध्यान रखें h कैसे निकलेगा। ये जो लेयर, ये टोटल हाइट हम लोगों ने क्या माना है, h माना है। इस लेयर a है, उसके बाद लेयर b है, और लेयर क्या है, a है। तो ये ए बी ए इस क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे एटम का अरेंजमेंट होता है। तो इस टोटल हाइट को अगर हम लोगों ने h लिया है, तो लेयर b से अगर हम बात करें, इस b लेयर से इस एटम का हाइट क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/2। अब यहाँ ध्यान रखें, इस स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं थोड़ी देर पहले 1 2 3, और ऊपर में वो जो चौथा एटम था, कैसा स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर ये चौथा एटम था। ये पहला एटम क्या है, 1 2 3, ये तीनों एटम क्या चीज में थे, कांटेक्ट में थे, और ये चौथा एटम इसके बीचों बीच आ रहा है। यानी चौथा एटम क्या है, ये ऊपर वाला एटम जो है इसके बीचों बीच आ रहा है, जो इसके वाइड्स को क्या कर रहा है, भर रहा है। ये चारों एटम क्या चीज में है, कांटेक्ट में है। चारों एटम क्या चीज में है, कांटेक्ट में। लेकिन ये एटम कैसे आ रहा है, इसके वाइड्स के ऊपर आ रहा है, और ये जो एटम का हाइट है, ये रेड वाला एटम, जैसे 3 एटम एक प्लेन में, चौथा एटम यहाँ रख दिया गया है। 3 एटम क्या है, कांटेक्ट में है, जो एक प्लेन में, चौथा एटम रखा गया है जो कहाँ है, इससे कितने हाइट पे है, h/2 हाइट पे है। इसको थोड़ा हम ऐसे बना देते हैं स्ट्रक्चर को, आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये इसका कौन सा एटम है, चौथा एटम है। यहां से ये दोनों एटम क्या चीज में है, कांटेक्ट में है, और ये हाइट क्या है, इसी हाइट को हम लोगों ने क्या माना है, h/2 माना है। ये ध्यान रखिए, ये दोनों एटम क्या है, फोर्थ एटम इसके कांटेक्ट में है, तो ये दोनों एटम क्या चीज में है, कांटेक्ट में है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 2r होगा इसका, और ये हाइट हम लोगों ने क्या माना है, h/2। यहाँ पे ध्यान रखें, ये हम लोग हाइट क्या मान रहे हैं, h/2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, h/2। तो अब यहाँ इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है,
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, एच स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पे हाइपोटेनस का काम क्या कर रहा है, 2r, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, h बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ 2r का स्क्वायर क्या होगा, 4r स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि हम ये x का वैल्यू निकालेंगे तब जाके ही हमको हाइट पता चलेगा। अब ये x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखें ये तीनों एटम को पुनः पिक्चर बना रहे हैं। ये तीनों एटम क्या है, कांटेक्ट में है। ये डिस्टेंस क्या है, इसका x है, ये डिस्टेंस क्या है, x है। और ये डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। ध्यान रखिए ये तीनों होगा तो इसके बीच में एक ट्रायंगल बनेगा, जो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। उसी का ये हाफ बन रहा है, तो ये हाफ बन रहा है, तो ये यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इजकल टू क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos 30 इजकल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ बेस क्या है, r है, तो क्या लिख देंगे r, और हाइपोटेनस क्या है, x। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ से x इजकल टू क्या लिखेंगे, 2r बाई x इजकल टू क्या हो गया, 2r/√3। अब यहाँ देखें ये x का वैल्यू 2r/√3 अगर इसमें डालेंगे, मान लो ये हमारा इक्वेशन क्या है, 1 ले लेते हैं। इस इक्वेशन 1 में ये x का वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, h निकल जाएगा। और h निकल जाएगा तो वो जो h आएगा यहाँ पे डाल देंगे, तो उस तरह हमको वॉल्यूम ऑफ इस यूनिट सेल का पता चल जाएगा क्या वॉल्यूम होगा। और यही वॉल्यूम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई में कि वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल का क्या होता है वॉल्यूम। तो पहले देख लें, यहाँ x का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो 4r स्क्वायर रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2r/√3 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर/3। अब इसको इस साइड लेकर के आते हैं, बराबर के इस साइड, तो ये प्लस वाला है, बराबर के उस साइड जाने पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर/3 इज इक्वल टू क्या होगा, h/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर/3 इज इक्वल टू क्या है, h/2 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3, ये कितना होगा, 12r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 8r स्क्वायर/3 h/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको अब कहाँ लिख देते हैं, ध्यान रखें, इसको हम यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ लेकर के आते हैं, इससे यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 8r स्क्वायर बाई क्या है, 3 इज इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में क्या आएगा, रूट आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, h/2 इज इक्वल टू √8r स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, 3 होगा। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2√2r बाई क्या लिखेंगे, √3 h/2। तो दैट इज h इजकल टू हम क्या लिखेंगे, 4√2/√3r। अब ये h का वैल्यू हमको निकल गया। इसी h के वैल्यू को हम लोग कहाँ डालेंगे, इसी h के वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो फिलहाल क्या करें, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब ये h का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6√3r स्क्वायर इंटू h के जगह पे क्या रख देंगे बाबू, 4√2/√3r। √3 से √3 चला जाएगा,
यानी कितना होगा 24√2 आएगा, ये वॉल्यूम होगा। और ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, HCP है, किसका है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का वॉल्यूम कितना है 24√2 है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ HCP क्या होता है, डायरेक्ट जेई में पूछ लिया था कि वॉल्यूम कितना होता है। तो आप डायरेक्ट डेटा याद रखें, ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये डाटा डायरेक्ट पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में जैसे हम लोगों ने डेरिवेशन किया तो डेरिवेशन में 5 मिनट तो आपके चले जाएंगे, इसलिए आप डायरेक्ट इस वैल्यू को नोट करेंगे। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन के बाद हमसे फोर्थ में ये पूछा जा सकता है कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का सीधा सिंपल फार्मूला है Z इंटू 4/3 πRQ डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही फार्मूला है। Z बताता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में इस कमरे के अंदर में कितने एटम आ रहे थे, 6 एटम आ रहे थे। कितने आ रहे थे, 6 इंटू 4/3 πRQ डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया है 24√2RQ। अब यहाँ ध्यान दे, ये RQ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखें, 6 4 जा कितना होगा 24/3 पाई इंटू 24√2, ये 24 से 24 कट जाएगा, यानी π/3√2 आएगा। और इसी π/3 क्या होगा 3√2, इसी को सॉल्व करने पे क्या आता है 0.74, यानी पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है 0.74। और पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा, पैकिंग इफिशियंसी होगा 74%। और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो किस, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। और वो कितना होगा 26% होगा, वाइड्स होगा। अब यहाँ ध्यान रखें, ये जो π/3√2 ये सेम वैल्यू आया था, याद रखे होंगे, ये देखा होगा आप लोगों ने, FCC में भी सेम वैल्यू आया था और इसको डिवाइड करने पे ये आया था। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है 5 में कि डेंसिटी क्या होगा। तो डेंसिटी का तो सीधा फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, D=ZM डिवाइड बाई NA इंटू V, वेयर जहाँ पे हम Z कितना लेंगे, तो ध्यान रखिए Z क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अगर HCP में एटम का अरेंजमेंट करेगा तो हम Z कितना ले लेंगे, Z यहाँ 6 लेंगे। अगर वो अरेंजमेंट सिंपल होगा तो Z क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो जैसा अरेंजमेंट होगा उसके M क्या होता है, M इक्वल टू होता है मोलर मास, और मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, या कोई क्रिस्टल होगा, कॉपर एटम किसी को जमा रहा होगा तो वहाँ पे गिवन होता है, उसका मास आप यूज कर लेंगे। Na आपको तो पता है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। और ये नंबर बराबर होता है किसके 6.023 इंटू 10⁻23। और V तो आपको पता है कितना लेंगे 24√2R3। यहाँ से ये वॉल्यूम ले लेंगे और यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करके रेडियस का जो वैल्यू दिया होगा डाल करके डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो आप इसको क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। वाइड्स की टाइप्स ऑफ वाइड्स की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो है उसको देखेंगे लीनियर वाइड्स। लीनियर वाइड्स कब बोलेंगे, जैसे मान लो 2 एटम है, इस 2 एटम क्या है आइडेंटिकल एटम है, तो इसके बीच का जो ये स्पेस होगा इसी को भरने के लिए हम जो छोटे एटम लाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो छोटा एटम डालते हैं इसी में जो डाला जाता है, इसी के वैकेंट स्पेस में जो डाला जाता है उसी को वाइड्स बोलते हैं। तो ये क्या आ रहा है, एक लाइन के लॉन्ग आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर वाइड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर वाइड्स बोलते हैं। यहाँ पे ये जो लीनियर वाइड्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये बताया छोटा वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है 2 एटम, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं इसका सेकेंड जो होता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वाइड्स बोलते हैं। ट्रायंगुलर वाइड्स कैसा होगा, इस 3 एटम को टच करता हुआ हम क्या करेंगे, एक छोटे एटम को बनाएंगे। तो ये छोटा एटम को हम क्या बोलते हैं, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3 होगा।
क्यों? क्योंकि ये छोटा वाला एटम कितने एटम, 3 एटम को टच कर रहा है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे वाइड्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस छोटे वाले एटम का रेडियस हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका रेडियस हम लोग स्मॉल r ले रहे हैं, और ये जो बड़ा वाला एटम है इसका जो रेडियस है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, कैपिटल R ले लेते हैं। तो अब ध्यान रखें यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, R प्लस कैपिटल R लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये R होगा किसका, इस छोटे वाले एटम का रेडियस, और ये कैपिटल R किसका होगा, इस बड़े वाले एटम का रेडियस होगा। और ये तीनों एटम क्या चीज़ में है, कॉन्टेक्ट में है। ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस R होगा और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, एक ट्रायंगल बनेगा। अब ध्यान रखें ये एंगल कितना होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर तीनों एटम क्या है, कॉन्टेक्ट में है, तो इसमें जो ट्रायंगल बन रहा होगा, तीनों एटम क्या चीज़ में है, कॉन्टेक्ट में है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा होगा, इसमें जो ट्रायंगल बन रहा होगा तीनों एटम के जो सेंटर से बन रहा होगा इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब इसका जो ये हाफ जा रहा है तो ये एंगल कितना होगा, तो ऐसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल इक्वल होते हैं, तो ये सारे एंगल क्या होंगे 60-60। अब ये हाफ पे जा रहा है तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा, यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कितना है, बेस क्या है, R है, और हाइपोटेनस कितना है, R प्लस R है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R डिवाइड बाई R प्लस R। अब हम इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो इसको 2 बाई क्या लिख देंगे, √3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R प्लस R बाई क्या, R लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और अलग अलग करके लिख दे, 2/√3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R बाई स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस R बाई R, इसको अलग अलग लिख दे रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब इसको डाल देंगे तो R डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 2/√3। वैसे √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। अब यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे तो हम वैसे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, हमको यहाँ डायरेक्ट की ही ज़रूरत है। R बाई R का जो स्मॉल r बाई कैपिटल R, स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ क्या होगा, वाइड्स, एंड कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ एटम। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 0.155 आता है। ये डाटा आपको याद रखना है। तो ट्रायंगुलर वाइड्स के लिए R बाई R का रेशियो कितने के इक्वल होता है, 0.155 के। अब हम थर्ड देखते हैं, इसमें थर्ड में हम लोग देखने जा रहे हैं, थर्ड में क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स की बात करते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग टीवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीवी, टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसा होगा, तो आप ध्यान रखें, इसमें एटम जैसे मान लो ये है, एक एटम, दूसरा एटम, और ये तीसरा एटम, चौथा एटम। अब ये चारों एटम को क्या चीज़ में रखा गया है, कांटेक्ट में रख रहे हैं, तो इसके बीच में ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे एक वाइड्स रख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एटम आएगा इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। ये टेट्राहेड्रल वाइड्स, ये वाइड्स कितने एटम को टच कर रहा होगा, एट द सेम टाइम 4 एटम को, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, 4 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दे, इसका जो ये एंगल होगा, ये एंगल कितना हो, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, यानी सारे एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम कैसे देखेंगे, विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान देखो, ये मान लो ये पहला एटम, उसके बाद ये कौन सा एटम है, ये अपना दूसरा एटम, ये अपना थर्ड एटम। इसके ऊपर में ध्यान रखिए, यहाँ एक वाइड्स बन रहा है, अब इसके ऊपर में एक चौथा एटम रख देंगे, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, किसको कर रहा होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स को। यानी ये चारों एटम के बीच में एक जो वैकेंट जगह बन रहा है उसमें छोटा सा एटम रखें, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान रखें, ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, जैसे मान लेते हैं हम इसको क्या, कांटेक्ट में मान लेते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दें, इसको पहले फिलहाल उसको नोट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। अब ये जो चारों एटम का क्या है, कांटेक्ट में है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना देते हैं, जैसे ये वाइड्स मान लेते हैं, ये एटम है और ये क्या है,
ये दूसरा एटम है। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, कांटेक्ट में है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका हाफ एंगल ले लेते हैं और इसके बीच का एंगल क्या है, ये टोटल एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, जैसे मान लो ये टोटल एंगल को अगर थीटा ले लेते हैं, इस टोटल एंगल को क्या ले लेते हैं, थीटा, तो ये हाफ वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस हाफ वाले एंगल को हम क्या ले लेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, θ/2 बोलेंगे। ये दोनों एटम क्या है, कांटेक्ट में है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा जरा मुझे बताएं, ये r प्लस स्मॉल r होगा, ये बड़ा वाला एटम, और ये क्या है, वॉइड्स है। ये क्या होगा, ये डिस्टेंस r होगा, क्योंकि हालांकि हम इसको बाहर कर दिए हैं, लेकिन ये इसको एकदम टच करता हुआ जाता होगा, ऐसा होगा। ऐसा होगा। तो अब ध्यान रखें, ये एंगल कितना हो गया, θ/2, ये डिस्टेंस r प्लस r हो गया, ये क्या हो गया, r हो गया। तो साइन θ/2, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा r बाई हाइपोटेनस क्या होगा, r प्लस r। अब इसको थीटा साइन θ/2 का वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं स्मॉल r बाई कैपिटल R, यानी रेडियस का जो रेशियो आ रहा है किसके, वॉइड्स और बिगर एटम के, यानी एटम्स के, तो जो रेशियो आता है वो इक्वल होता है 0.225 के इक्वल होता है। तो याद रखें, हम लोगों ने लीनियर वॉइड्स देखा, सेकेंड हम लोगों ने देखा ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड्स में r/r का रेशियो कितना आया था, 0.155, और इसमें r/r का रेशियो क्या आ रहा है, 0.225 आ रहा है। इसके बाद हम लोग डी में जो देखने जा रहे हैं, डी में होता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसा होता है, तो सबसे पहले हम लोग एटम को दिखा देते हैं। ये चारों एटम क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, और एक एटम नीचे होगा और एक एटम क्या होगा, ऊपर होगा, जो एकदम इसके बीचों बीच यहाँ आ रहा होगा, और एक ऐसे आ रहा होगा, और यहाँ पे जो वॉइड्स बन रहा होगा इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें ऊपर में 4 फेसेस बनते हैं, इसको ऐसे मिला दोगे तो एक फेस, फ्रंट फेस, एक साइड वाला फेस और एक बैक फेस, कितने फेस होंगे, 4, उसी तरह नीचे 4, इसलिए 8 फेसेस बनते हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। लेकिन इसमें जो वॉइड्स है वो कितने एटम को टच कर रहे होंगे, 4 इस प्लेन के एटम को, 4 इस प्लेन के एटम के, और एक ऊपर और एक नीचे, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा कैसे होगा, अब यहाँ ध्यान दें, ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, कहाँ पे पढ़ा था, स्क्वायर पैकिंग 2D में पढ़ा था। अब ये क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड्स, इसको हम r ले लेते हैं, और ये क्या है, ये कैपिटल R और इसका ये स्मॉल r, तो हम क्या लिखेंगे, r प्लस r। ये डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, इस एटम का रेडियस होगा r होगा। अब यहाँ हम लोग ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखें, ये अगर ये स्क्वायर अरेंजमेंट होगा, ये कैसा होगा, स्क्वायर होगा, तो अगर ये टोटल एंगल 90 है तो ये उसका हाफ है, तो कितना होगा, थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे कितना है, r है, और हाइपोटेनस क्या है, r प्लस स्मॉल r। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इक्वल टू r बाई r प्लस क्या लिखेंगे, स्मॉल r। अब इसको हम क्या करते हैं, उलट देते हैं इस डेटा को, तो इस डेटा को उल्टेंगे तो क्या आएगा, √2 इक्वल टू r कैपिटल R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई क्या होगा, कैपिटल R। अब इसको अलग अलग कर दें तो √2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, r बाई r प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यानी √2
इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी √2 - 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आर बाई आर। √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है, -1 इज इक्वल टू आर बाई आर। स्मॉल आर ये रेडियस रेशियो कितना आएगा 0.414। तो ध्यान रखेंगे यहाँ ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट जब करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के केस में जो रेडियस रेशियो क्या होता है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 0.414 आता है। अब इसके बाद हम लोग पांचवा देखेंगे सिंपल क्यूबिक। तो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। अब हम लोग पांचवा देखने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिकल वाइड्स। सिंपल क्यूबिकल वाइड्स कैसा होगा, तो होगा क्या कि हम लोग एक क्यूब में क्यूबिकल अरेंजमेंट करेंगे। एटम क्या होंगे कॉर्नर पे होंगे। इस एटम के बीचों बीच में, इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा वाइड्स होगा। कैसे होगा अब जरा इसको समझे। जैसे 4 एटम है, जैसे 4 टेनिस बॉल को डाल दिए। अब इसके बीचों बीच में क्या होगा एक वाइड सारा, जैसे 4 टेनिस बॉल होते हैं, टेनिस के बॉल या 4 फुटबॉल को लेकर के क्या करें सबको साट दिए। तो अब इसके बीच में जो वैकेंट स्पेस रहेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे वाइड्स बोलेंगे। अब ये जो वाइड्स है ये क्या है वाइड्स है, इसी वाइड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा वाइड्स सिंपल क्यूबिकल वाइड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सिंपल क्यूबिकल वाइड्स। अब यह ध्यान रखिए इसमें अगर एटम आ रहा है फिर भी क्या इस ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है ए है, यानी ये क्या है बाबू ये डिस्टेंस ए है। अब ये दोनों एटम क्या है पिक्चर में तो लग रहा है अलग अलग है लेकिन प्रैक्टिकली दोनों एटम क्या है कांटेक्ट में है। ये दोनों एटम क्या है बोथ एटम्स आर इन कांटेक्ट। ये दोनों एटम कांटेक्ट में है। तो जब दोनों एटम कांटेक्ट में है तो यहाँ ये ए जो डिस्टेंस है ये आर प्लस आर हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोगों ने अब जैसे ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस क्या होगा आर प्लस आर होगा, यही ना होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आर प्लस आर। ये डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखें यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, ये टोटल डिस्टेंस का ये डिस्टेंस क्या होगा हाफ होगा, और ये जो लाइन होगा इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। अब ये ध्यान ये डिस्टेंस क्या है ए है, ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस क्या होगा √2a होगा। क्या हो जाएगा √2a है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये ए है तो ये डिस्टेंस क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो √2a आएगा। अगर ये डिस्टेंस √2a है और ये डिस्टेंस क्या है a है, ये डिस्टेंस क्या है a है, जैसे मान लेते हैं ये डिस्टेंस अब क्यों क्या है √2a है और ये a है तो ये डिस्टेंस क्या होगा √3a होगा। और इसी का ये क्या है हाफ डिस्टेंस है, क्या है r प्लस स्मॉल r क्या है ये हाफ डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस किसका है हाफ ऑफ क्या है बॉडी डायगोनल। हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल है तो हम क्या लिखेंगे r प्लस आर। बॉडी डायगोनल कितना आ गया √3 आया है तो इसका हाफ कर देंगे तो √3a बाई क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और यहाँ पे इस केस में a इक्वल टू क्या है 2r है तो आप a के जगह पे क्या लिख देंगे 2r लिख सकते हैं। तो r प्लस आर इक्वल टू क्या लिखेंगे √3/2, a के जगह पे क्या लिख देंगे 2r, कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा r प्लस स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा √3r। और यहाँ पे r/r का रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है r/r। इसको सॉल्व करेंगे और इसके टर्म में लाएंगे तो यहाँ पे r/r का रेशियो आता है 0.732 ये आता है।
तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वाइड्स में सबसे पहला देखा जो क्या था, सबसे पहला था लीनियर, उसके बाद देखा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर वाइड्स में R/R का रेशियो कितना आ रहा था 0.155। उसके बाद टेट्राहेड्रल देखा, वहाँ पे R/R का रेशियो कितना आ रहा था 0.225। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स देखा जिसमें R/R का रेशियो आ रहा था 0.414। अब ये हम लोग देख रहे हैं सिंपल क्यूबिकल वाइड्स जिसमें R/R का रेशियो कितना आ रहा है 0.732 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइड्स इन FCC। किस में बात कर रहे हैं, FCC में बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वाइड्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वाइड्स इन FCC। टाइप्स ऑफ वाइड्स इन FCC या इसी को बोलते हैं CCP। FCC बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, या CCP इसको बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होता है पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। अब यहाँ देखिए इसमें कितने तरह का वाइड्स होता है, तो टाइप्स ऑफ वाइड्स में देखा जाता है 2 तरह का वाइड्स आता है। इसमें कितने होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। इस फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल में कितने तरह के वाइड्स होते हैं, 2 तरह का वाइड्स इसमें देखने को मिला है। इसमें जो पहला होता है जिसको बोलते हैं TV। इसका मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स। इसको क्या बोलते हैं, TV का मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। और ये कितने होते हैं, तो 2 × Z होता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z कितने होते हैं, तो इसमें 4 होते हैं। FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4, और सिंपल में कितने होते हैं 1, बॉडी सेंटर में कितने होते हैं 2, और HCP में हम लोगों ने कितना देखा था 6। अब यहाँ पे देखो ये 2 × Z होता है, यानी 2 × 4 यानी कितने होंगे 8 होंगे। ध्यान रखें FCC के स्ट्रक्चर में कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं, 8 होते हैं। और कहाँ कहाँ होते हैं हम लोग अभी देख करके बात कर लेंगे। दूसरा इसमें जो वाइड्स होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं OV। इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, Z होती है, Z के इक्वल, यानी इसकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो अगर पूछा जाए FCC में, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि FCC में टोटल नंबर ऑफ वाइड्स कितने होते हैं, यानी वाइड्स की संख्या कितनी होती है, तो 8 + 4 कितने होंगे 12 हो जाएंगे। या ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का लोकेशन देखेंगे कहाँ पे होता है, और ये कितने होते हैं, 4 कैसे कैसे होते हैं, इसको हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। टाइप्स ऑफ वाइड्स में टेट्राहेड्रल वाइड्स है। FCC में हम लोग देते हैं 2 तरह का वाइड्स होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल वाइड्स की संख्या 8 होती है और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो मेरे दोस्त आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं। अगले क्लास में टाइप्स ऑफ वाइड्स इन FCC से बात कर लेंगे।